नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद में वो स्टॉक किस तरह से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, और हमने पिछले वीडियो में एनालाइज़ किया था। आज से हम एक नई सीरीज़ की स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इन्वेस्टिंग के बेसिक्स सीखेंगे और किस तरह से इन्वेस्टिंग टेक्निकल एनालिसिस के मदद से की जा सकती है। हमें इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की उतनी ज़रूरत नहीं है, और वैसे तो दुनिया भर में इन्वेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से ही की जाती है, पर हम टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके देखेंगे और हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से स्पेशली इंडिया में बेहतर है फंडामेंटल एनालिसिस से कंपेयर करने से। और सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, इन्वेस्टिंग में भी हम टेक्निकल एनालिसिस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं आप देख सकते हैं ये चार्ट में कोटक महिंद्रा बैंक का, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट लगा हुआ है। ये आप कोविड का फॉल है, उसके बाद में देखिए मार्केट अभी 2021 से एक रेंज में घूम रहा है। एक कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है, एक रेंज में घूम रहा है। दूसरा चार्ट देख सकते हैं, HDFC बैंक का चार्ट है। ये देखिए HDFC बैंक का चार्ट भी उसी 2021 से एक रेंज में घूम रहा है। तो अगर आप किसी को भी पूछिए इंडिया में दो बेस्ट बैंक कौन से हैं और दो बेस्ट शेयर कौन से हैं, तो वो यही बोलेंगे कि HDFC बैंक और कोटक बैंक। पर देख सकते हैं आप 2021 से ये दोनों बैंक्स वन साइड मूव कर रही है। और देखिए ये छोटे बैंक्स है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए उसी 2021 से इस बैंक का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। नेक्स्ट बैंक है ये कैनरा बैंक, ये भी गवर्नमेंट बैंक है, इसका भी देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। नेक्स्ट बैंक है PNB बैंक, इसका परफॉर्मेंस भी देखिए 2021 से कितना अच्छा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इंडिया के टॉप बैंक्स है जैसे HDFC बैंक और कोटक बैंक वो परफॉर्म नहीं कर रहे, और ये जो बैंक्स है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और ये PNB पंजाब नेशनल बैंक ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो फंडामेंटल के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल के हिसाब से तो बड़ी बैंक्स जो है जो अच्छा जिसके फंडामेंटल से, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिसके स्ट्रॉन्ग है, जिनका प्रॉफिट अच्छा है, बड़ा प्रॉफिट है, वो ऊपर जाने चाहिए। और ये छोटे बैंक्स जो है वो नीचे रहने चाहिए, जिनका प्रॉफिट कम है, जिनके कैपिटलाइजेशन सही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे, और हम HDFC बैंक को कैसे अवॉइड कर सकते थे, और हम ये बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB बैंक ये सब कैसे ले सकते थे सही वक्त पे, ये हमें देखना है इस वीडियो में कि हम टेक्निकल का इस्तेमाल इन्वेस्टिंग में कैसे कर सकते हैं अच्छे कंपनी लेने के लिए और बुरी कंपनी से दूर रहने के लिए। तो देखिए, और टेक्निकल एनालिसिस ही फंडामेंटल एनालिसिस से क्यों बेहतर है, इसका हम देखेंगे। आज से ये जो वीडियो सीरीज़ है वो चालू हो जाएगी। आज पहला एपिसोड है, और इस वीडियो सीरीज़ के जो वीडियोज़ है वो आपको हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को शाम को 4 बजे देखने को मिलेंगे। और जो मार्केट एनालिसिस और ब्रेकआउट स्टॉक्स इस वीक मुझे अच्छे लग रहे हैं उसके वीडियोस मैं हर शनिवार को शाम को 4 बजे डालूँगा। अब देखते हैं, अब हमें पहले समझना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म में मार्केट वर्क कैसे करता है। मार्केट में ऐसा क्या है जो मार्केट डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ों का क्या भाव रहना चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये एक कप है, ये पुराना कप है, इसलिए हम एक मिनट, देखिए एक पुराना कप है इसलिए हम इसका इस्तेमाल ये पेन रखने के लिए कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए लेते हैं। अब इस कप की कीमत क्या होनी चाहिए, ये अब कप जो मैन्युफैक्चर करता है वही डिसाइड करना चाहिए। कप की कीमत मार्केट क्यों डिसाइड करेगी और कैसे डिसाइड करेगी ये हम देखेंगे। मान लीजिए ये कप बनता है 80 रुपये में, तो उसके सेलिंग का प्राइस हो गया, उसका मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, और वर्कर वगैरह सबका मिला के अगर 100 रुपये में ये कप आ रहा है किसी कंपनी के मालिक के पास, अब उस कंपनी के मालिक को डिसाइड करना है कि इसकी मार्केट की कीमत क्या रहेगी। अब देखिए वो डिसाइड कैसे करेगा,
मान लीजिए उसको मार्जिन चाहिए 10%, तो वो 100 रुपये की कीमत का जो कप है उसकी कीमत रखेगा 110 रुपये। तो मार्केट में तो काफ़ी और भी अलग अलग कप बेचने वाले हैं, वो भी डिसाइड करेंगे कि कप की कीमत क्या हो सकती है। तो हो सकता है किसी को एग्रेसिव प्राइस रखनी है तो वो 10% मार्जिन की जगह 9% रख सकता है, किसी को कम मार्जिन भी चलेगा, किसी को ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो 110 की जगह 111 रख सकता है। तो डिसाइड करता है कि तो ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होगा कि कप की कीमत कितनी होनी चाहिए। उसी तरह से अपने यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं उसकी कीमत भी मार्केट डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक की कीमत क्या हो सकती है। अब देखिए, जैसे कप के एग्जांपल में हमने देखा था कि एक जन ने मार्केट में कप की कीमत रखी 110 रुपये, तो दूसरे ने 108 रख दिया। तो लोग कौन सा खरीदेंगे? तो 108 वाला। तो जहाँ पे डिमांड सप्लाई से और प्राइस से जो सस्ता पड़ता है वहाँ पे लोग खरीदना चाहते हैं, लोग भागना चाहते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी होता है। अब ये HDFC बैंक का आप स्टॉक देखिए, ये स्टॉक कोई बुरा नहीं है, आप इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। चलिए देखिए, इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। HDFC बैंक स्क्रीनर की वेबसाइट है, इसमें आप जाके फंडामेंटल देख सकते हैं। देखिए स्टॉक का पी है 19, जो ठीक ठाक है। इसका डेट नहीं देखा जाता बैंक्स का, क्योंकि बैंक्स का काम ही ये है कि डेट पे काम करना है और मतलब पैसा उधार लेना है, पैसा बेचना है, आगे को देना है, यही तो काम है। तो इसका डेट अवॉइड किया जा सकता है। सिर्फ बैंक्स और NBFCs का हम डेट नहीं देखते। इसका प्रॉफिट देखिए, 64 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। शायद ही इंडिया में कोई कंपनी ऐसी होंगी जिसका 64 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 64,000 करोड़ का। इसका सेल्स ग्रोथ देखिए 22%। इसका EPS देख सकते हैं आप 23। हर चीज़ में ये कंपनी, इसका EPS का ग्रोथ भी देखिए, इसका EBITDA ग्रोथ देखिए 56%। हर चीज़ में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, पर लेकिन कंपनी का शेयर नहीं बढ़ रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि दूसरे कंपनी जो है उसमें उसके ग्रोथ में मार्केट फोकस कर रहा है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे फोकस कर रहा है? ये हमें पता चलेगा उसके प्राइस से। अगर एक लेवल है, उस लेवल के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो समझना चाहिए कि मार्केट उस कंपनी को, ये देखिए ये लेवल के ऊपर जब मार्केट गया यहाँ पे, तो हमें समझना चाहिए कि मार्केट उस कंपनी को ज़्यादा प्राइस देना चाहता है, और कोई ना कोई रीज़न रहा होगा जो मार्केट ज़्यादा प्राइस देना चाहता है। देखिए मार्केट में अगर आपको कोई प्राइस देखना है तो उसका मार्केट में आपको समझना है कि मार्केट किस चीज़ को ज़्यादा प्राइस दे रहा है। उसके दो इंडिकेटर होते हैं, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है वॉल्यूम। तो ये देखिए वॉल्यूम के बार देखिए, यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम है और यहाँ पे वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया है। तो ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ गया है। अब जब भी हम कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है प्राइस और एक होता है वॉल्यूम। और जब भी हम डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, वहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है प्राइस, दूसरा होता है वॉल्यूम और तीसरा होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम आगे के वीडियोस में जब आएगा तब देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट में ये समझ में आता है कि जो बायर या सेलर है वो कितना एग्रेसिवली उस प्राइस पे खड़ा रह रहा है, ये हमें ओपन इंटरेस्ट से समझ में आता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात हम कभी आगे करेंगे। अब हम समझते हैं बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आपको ये है चार्ल्स डाउ, आपने अगर इनके बारे में कभी पढ़ा होगा तो टेक्निकल एनालिसिस का फादर माना जाता है। ये पहली बार इन्होंने एक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बनाया था 1896 में। ये इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश किया था। तो इसकी खासियत ये है कि आज हम जो निफ्टी सेंसेक्स देखते हैं या यूएस में डाउ चलता है या S&P 500 चलता है, वो एक एवरेजेस होते हैं यानी इंडेक्स है जिनकी शुरुआत इन्होंने की थी। और टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक चीज़ होती है जिससे हमें टेक्निकल एनालिसिस समझने में फ़ायदा होता है, वो है ट्रेंड।
इन्होंने सबसे पहली बार कहा था कि ट्रेंड ही पकड़ना इम्पोर्टेंट होता है, और ट्रेंड पकड़ने के लिए इन्होंने सिंपल प्रिंसिपल्स बताए थे। वो प्रिंसिपल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, मार्केट जो है कभी भी ऊपर जाता है तो एक सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर जाता है हमेशा। मार्केट सीधे लाइन में कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। देखिए, ये पिछला जो लो है इसके ऊपर ये लो बना है, इसलिए हम इसको हायर लो कहेंगे, क्योंकि ये लो उसके ऊपर बना है। अगला लो उसके ऊपर बना है, इसलिए इसको हायर लो कहा जाता है, क्योंकि ये लो इस लो से ऊपर है, इसलिए हायर लो बोला जाता है इसको। अगला लो है इसके हायर लो, अगला लो इसके ऊपर। अब देखते हैं, ये जो हाई बना है इसके ऊपर ये वाला हाई है, तो इसे हायर हाई कहेंगे। इससे इसके ऊपर का हाई, क्योंकि इसके ऊपर ये है, इसलिए इसको हायर हाई बोला जाता है। इसके ऊपर इसे हायर हाई बोलेंगे, इसको हायर हाई बोलेंगे। ठीक है, इससे हमें समझ में आता है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें दिख ही रहा है सीधा कि मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है, तो इसके ये लेवल का क्या मतलब है? इसको हायर हाई, इसको हायर लो, इसके ये लेवल्स का क्या मतलब है? जी, इसका मतलब है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, अब ये सेम चीज़ किसी स्टॉक में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसी स्टॉक में अप्लाई करते हैं। देखिए, ये इसे लो अगर मान लिया जाए तो ये हायर, ये लो हो गया, इसके ऊपर का ये हायर लो। अब इसके ऊपर कहाँ दिख रहा है हमें? ये यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक लगा लेते हैं ये। अब इसने थोड़े से टाइम के लिए ब्रीच किया है, पर ये क्लोज नहीं हुआ इसके नीचे, इसलिए हम इसे अवॉइड करेंगे। आगे का देखते हैं। ये देखिए, ये हायर लो हो गया, इसके ऊपर ये लो हो गया। ऐसा हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे इसके ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसलिए हम इन्हें अवॉइड करेंगे। यहाँ पे क्लोज हो गया था इसके नीचे, तो ये भी अवॉइड होगा। अब देखिए, हायर हाई के बारे में देखते हैं। ये जो हाई है इसके ऊपर ये वाला हाई लगा है, तो ये हायर हाई हो गया, इसके ऊपर ये हायर हाई हो गया। तो ये मार्केट ऐसे ट्रेंड में जा रहा है ऊपर, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। तो देखिए, मार्केट जब तक हायर हाई हायर लो ऐसा बनाते हुए जा रहा है, तब तक हम इसमें बने रहेंगे। अब बात होती है कि हम एंट्री कब लेंगे और एग्जिट कब करेंगे। तो देखिए, अब दुनिया के सबसे बड़े जो ट्रेडर है उन्होंने क्या हमें बताया है एंट्री और एग्जिट के बारे में, या स्टॉक मार्केट में हमें कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में देखते हैं। इनका नाम है जेसी लिवरमोर। ये कहते हैं कि आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स इन वॉल स्ट्रीट, आफ्टर मेकिंग एंड लूजिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आई वांट टू टेल यू दिस, इट्स नेवर वाज माई थिंकिंग दैट मेड मी बिग मनी, इट्स ऑलवेज माई सिटिंग। यानी ये कहते हैं कि हमें वेट करना चाहिए। हमें सिटिंग यानी हमें एक जगह पे बैठ के वेट करना है कि सही अपॉर्चुनिटी कब आएगी। सही अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए? सही अपॉर्चुनिटी हमें ट्रेड में एंट्री करने के लिए, सही अपॉर्चुनिटी हमें ट्रेड से एग्जिट करने के लिए। अगर आपको सही अपॉर्चुनिटीज और सही स्टॉक मिल गया तो हमें उस स्टॉक पे बैठे रहना है। हमें उस पर सिटिंग यानी उस पर बैठे रहना है जब तक हमें एग्जिट सिग्नल ना मिल जाए। तो देखिए, एंट्री के लिए हम क्या करेंगे? हम एक कंसोलिडेशन का पैटर्न ढूंढेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इसे हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल। देखिए, मार्केट ऐसे मान लो ऊपर नीचे हो रहा है, एक ही जगह पे एक रेंज में अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो
हम उन रेंजेस को मार्क कर देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और वहाँ पे मार्क कर देना है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और मार्क करना है। अब जब भी मार्केट इस रेंज के बाहर निकलता है और वीकली क्लोज देता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे अगर वीकली क्लोज देगा और यहाँ पे वॉल्यूम अगर अच्छा होगा तो हमें इस स्टॉक में एंटर करना है। अब ये कंसोलिडेशन हमें मार्केट में टॉप पे भी मिल सकता है, बॉटम पे भी मिल सकता है। हम दोनों एग्जांपल देखेंगे। अभी हम HDFC बैंक का देखिए, ये 2021 से एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ये आप राइट साइड में ये जो देख रहे हैं, ये ड्राइंग्स जो है ये फिबोनाची लेवल्स होते हैं। फिबोनाची लेवल्स के बारे में हम कभी और देखेंगे। देखिए ये जो एक मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, अगर इस रेंज के बाहर मार्केट यहाँ पे वीकली क्लोज दे देगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, वीकली क्लोज देगा, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा होगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। हमारे लिए ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हो जाएगा अगर यहाँ पे ऊपर में क्लोज दे देगा। अभी फ़िलहाल ये सेटअप हो रहा है। इस सेटअप के टाइम पे हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। जैसे लिवर मूवर ने क्या कहा है, हमें पैसा जो है सिटिंग में बनेगा, यानी वेट करने से बनेगा। ये जब तक लेवल ब्रीच नहीं होगा हमें इसमें एंटर नहीं करना है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट को एग्जिट करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग लेंगे, यहाँ पे लॉन्ग पूरा राइड करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, फिर से ऐसा करेंगे। देखिए इस चीज़ से पैसा नहीं बनता है। कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ तक आएगा ही, ये यहाँ तक जाएगा ही, यहाँ तक आएगा ही और ये कब तक चलेगा। इसलिए एक हमें जब तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है उसमें हमें घुसना नहीं है, हमें सिर्फ ब्रेकआउट पे ही घुसना है। इसलिए मैंने कल भी जो स्टॉक बताया था, जो स्टॉक काफ़ी अच्छा करेगा मेरे हिसाब से अगले कुछ दिनों में, वो स्टॉक हमें ऐसे ब्रेकआउट के ऊपर जाने में ही मिलेगा। और वो 9 साल का ब्रेकआउट था, यानी उसमें अच्छा हो सकता है। हम वापस आते हैं इसमें इन्वेस्टिंग में। देखिए तो ऐसे ब्रेकआउट के ऊपर होने के बाद में ही अगर वॉल्यूम अच्छा है तो भी हमें उसमें एंट्री लेनी है। ऐसे इसके पहले कब हुआ था हम ये देखते हैं। देखिए ये PNB है, इसमें मार्केट एक रेंज में, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ये नीचे की रेंज हो गई और ये ऊपर की रेंज हो गई। मार्केट इस रेंज में काम कर रहा था। कब से काम कर रहा था, 2020 से लेकर 2023 तक 3 साल एक रेंज में काम करने के बाद इसने मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। देखिए यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज हुई है, हमारा ये वीकली चार्ट है बाय द वे। यहाँ पे वीकली कैंडल ने क्लोज दिया है और ये प्रॉफिट ये आप वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम हुआ है। तो ऐसे जब सेटअप बनते हैं तब हम उसमें एंट्री लेंगे। जब तक सेटअप नहीं बनेगा, जब तक मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगा, तब तक हम उसमें वेट करेंगे कंसोलिडेशन का और ब्रेकआउट का बड़े वॉल्यूम के साथ। अब ये जो कंसोलिडेशन है ये मार्केट में नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने पहले आपको बना के बताता हूँ। देखिए ये चार्ट, तो उसी चार्ट में देखते हैं। देखिए क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, एक ट्रेंड बना के जब तक ट्रेंड में चल रहा है, अगर हमने पहले खरीद रखा है तो हम इसमें वेट करेंगे। अब क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे अगले हाई के ऊपर नहीं जाता है, यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। देखिए यहीं पे इसी लेवल पे कंसोलिडेट होते रहा है। सॉरी, इसे अवॉइड कीजिएगा, इसे अवॉइड कीजिए। तो मान लीजिए इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर आप ट्रेडर है तो आप नीचे के साइड के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपने ऊपर के साइड का ब्रेकआउट का वेट करना है। कंडीशन वही रहेगी, ब्रेकआउट होना चाहिए वीकली कैंडल पे और यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम का बार होना चाहिए। देखिए ये तो हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है और ब्रेकआउट हो रहा है।
ऐसा कभी कभी ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे जा आ रहा है, मार्केट नीचे आते वक्त भी ऐसे ही हायर हाई लोअर हाई लोअर लो लगाते वही नीचे आएगा। देखिए अभी मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक रेंज में फंस गया है। अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, इस रेंज के बाहर एक तो नीचे जा सकता है नीचे, या एक इस रेंज के बाहर ऊपर जा सकता है। तो हमें हमेशा इस रेंज का वेट करना है। ये रेंज जितनी बड़ी होती है उतना हमें प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। तो हमने जो पीएनबी का एग्जांपल देखा था वो सेम एग्जांपल था। पीएनबी पहले कोरोना के पहले नीचे आया था, फिर यहाँ पे नीचे इस साइड में ही है, ये सेम पैटर्न है। पहले नीचे आया था, फिर यहाँ पे पहले नीचे आया था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया था और फिर ऊपर गया था। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे नीचे आने के बाद कंसोलिडेट होगा और फिर यहाँ पे और नीचे जाएगा। उन पैटर्न का भी नाम होता है, मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो देखिए हमें सिंपल भाषा में बताए तो हमें इस कंसोलिडेशन का वेट करना होता है। अगर टेक्निकली हमें किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो तो इस कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। अगर ऊपर मिला, मैं सेम चीज़ आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक चीज़ यही घुस जाए कि कंसोलिडेशन का वेट करना है, वॉल्यूम का वेट करना है, वॉल्यूम अच्छा हो, वीकली कैंडल का क्लोज मिले, हमें एंट्री लेनी है। अब देखिए हमेशा ये जो फंडामेंटल एनालिसिस वाले लोग होते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, पर मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि हमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो पिछला लो है वो हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा। हमने पिछले इस पे देखा था, एक मिनट मैं दूसरा बना देता हूँ। देखिए हमने जो हायर हाई हायर लो सीखा था, या लोअर लोअर लो और लोअर हाई, जो वो डाउन ट्रेंड रहेगा और ये हायर ट्रेंड रहेगा, इसका क्या काम होता है, इसको हमने लिखा क्यों था। यहाँ पे हमने लोअर हाई लिखा, यहाँ पे हमने हायर लो लिखा था, वहाँ पे हायर लो, यहाँ पे हायर लो। अब इसका काम ये होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा जब, अगर मान लो हमने यहाँ पे एंट्री लिया है तो हमारा स्टॉप लॉस हमेशा पीछे वाला जो लो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। ये हायर लो इसलिए सिखाया था क्योंकि ये स्टॉप लॉस रहता है, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए इस पे देखते हैं फिर से। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट कैसे ऊपर जाएगा, मार्केट कभी भी ऊपर जाता है नीचे जाता है तो हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाएगा और लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आएगा। तो देखिए ऐसा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होगा या नीचे आएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होगा नीचे आएगा और फिर और ऊपर जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट थोड़ा ऊपर आता है, यहाँ पे आता है और नीचे आता है और फिर इस लेवल को ब्रेक करता है। इस लेवल को फिर से अगर ब्रेक किया तो जो ये जो है पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। फिर मार्केट ऐसा ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। स्टॉप लॉस क्या है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो स्टॉप लॉस हमारा ये है। मार्केट और नीचे आ सकता है, स्टॉप लॉस तो यहीं पे है, और नीचे आ सकता है। जब तक ये स्टॉप लॉस कटेगा नहीं तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। फिर मार्केट यहीं से ऊपर गया, ये लेवल जब भी क्रॉस हो गया, अगला हायर हाई बन गया, उसके हायर हाई के ऊपर ये लेवल पे गया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। सेम हमें ऐसे ऊपर 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 स्टॉप लॉस ले जाना है। ये एक टेक्निक है कि जब हम पिछले हायर लो को स्टॉप लॉस मानते हैं। और एक टेक्निक होती है जिसमें हम मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हैं या सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आगे के वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे ये देखिए, ये 20 का वीकली मूविंग एवरेज है, ये बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये हायर हाई की टेक्निक मैं आपको यहाँ पे फिर से बताता हूँ। देखिए जब हमने यहाँ पे एंट्री लिया था यहाँ पे, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा।
फिर ये जो हाई है इसके हाई के ऊपर यहाँ पे गया तो हमारा स्टॉप लॉस रिवाइज होके यहाँ से रिवाइज होके यहाँ पे आ गया। उसके ऊपर जब मार्केट गया और फिर नीचे आया, देखिए हम फिर से बता रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, ऊपर के बाद नीचे आता है। उसी तरह से रियल मार्केट में भी वैसे होता है। यहाँ से फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये जो लेवल यहाँ पे क्रॉस किया यहाँ पे, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से रिवाइज होके फिर यहाँ पे आ गया। फिर अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ये क्रॉस करके यहाँ पे गया तो स्टॉप लॉस रिवाइज हो गए यहाँ पे आ गया इसके। और यहाँ पे इस लेवल के, ये इलेक्शन का दिन था तो इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए और हमने यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी स्टॉक पे अगर हम इन्वेस्टेड है, अगर हम यहाँ पे निकले नहीं तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें यहीं पे कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। ऐसे 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 यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, फिर से वही पैटर्न चलेगा और फिर उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो फिर हम फिर से एंट्री करेंगे। ये जो पिछले देखिए, तो ये बेसिक डाउ थ्योरी हो गई और बेसिक डाउ थ्योरी से हमने कैसे इन्वेस्टिंग करना है ये हमने सीख लिया। आगे के वीडियोस में हम और थोड़ा एक्स्ट्रा टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और उससे कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं वो सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।